Assalamualaikum class 10. Hoping you are all fine. अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 दैट इज इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 15 में आप क्या पढ़ेंगे? दिस इज ऑल अबाउट कि आपकी कुछ खसूसियात आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती होगी, कुछ आपकी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलती जुलती होगी। सो इसका क्या मैकेनिज्म है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। सबसे पहले पेज नंबर 94 से अब स्टार्ट करेंगे। आपने इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ना है। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी। The first heading is introduction to genetics. ये genetics है क्या? Genetics actually branch है biology में जिसमें आप inheritance को ही study करते हैं। Inheritance means कि parents में से characteristics का, खसूसियात का ट्रांसफ़र होके offspring में यानी कि बच्चों में आ जाना। और इसी inheritance की वजह से है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते हैं या आपकी शक्लें, आपकी फीचर्स, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते हैं। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी हाइट ज़्यादा है या कम है, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेट है, TRAIT, ट्रेट। इसी तरह से आपकी स्किन कम्प्लेक्शन कैसी है, डार्क है या लाइट है, सो स्किन कम्प्लेक्शन एक और ट्रेट है। आपके बाल हेल्दी हैं या थिन हैं, पतले बाल हैं या घने बाल हैं, सो ये बालों का पतला या घना होना ये भी एक ट्रेट है। इस तरह से आईज का कलर क्या है, आपकी इंटेलिजेंस कम है या एवरेज है या बिलो एवरेज है, ये सब एग्जांपल हैं ट्रेट्स की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की, और ये इनहेरिट होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं। इस ट्रांसमिशन के प्रोसेस में जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और जीन्स कहाँ पर होती हैं? क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से मिलकर बने होते हैं और इनकी खास तादाद होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बॉडीज में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर्स की अगर हम बात करें तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं। अब ये जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं। सो जीन्स क्या है या क्रोमोसोम क्या है? ये एक्चुअली DNA समझने के लिए या क्रोमोसोम को समझने के लिए आपको क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की कंपोजिशन को समझना पड़ेगा कि DNA किस फॉर्म में मौजूद होता है। सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में अगर आप देखें, एक DNA होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एक प्रोटीन के अराउंड रैप होता है, एक प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है, और इससे जो अपीयरेंस आती है वो बीड्स की आती है। पेज नंबर 95 पर आप फिगर 15.1 को देखें, एक माला जैसी होती है उस तरह से बीड्स की अपीयरेंस आती है आपके पास। अब इस स्ट्रक्चर में एक सबसे पहले प्रोटीन होती है राउंडेड फॉर्म में, और उसके गिर्द DNA लिपटा हुआ होता है। इस प्रोटीन को जो DNA के साथ मौजूद होती है उसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। सो हिस्टोन प्लस DNA ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे, और बहुत से न्यूक्लियोसोम कंडेंस होके क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। सो जीन्स किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, उससे पहले उस चीज़ को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम DNA का स्ट्रक्चर समझें। ये जो आपको एक सिंगल थ्रेड नज़र आ रहा है, जो एक सिंगल धागा नज़र आ रहा है, दैट इज DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? अगर आप इसको करीब से देखें तो ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में मौजूद होता है। ये दोनों थ्रेड्स एक दूसरे के गिर्द यूं लिपटे हुए होते हैं और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो ये फॉर्म है
डीएनए की। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, डबल रिंग भी होती हैं और सिंगल रिंग भी होती हैं, जो आपको बुक में फिगर 15.2 में येलो कलर में दिखाई गई है। इन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान एक्चुअली ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ये जो एक थ्रेड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये एक थ्रेड, इसको अगर आप करीब से देखें तो एक्चुअली दो धागे होते हैं, दो थ्रेड होते हैं। अब एक साइड पर भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड। सो बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ये एक पूरी चेन बनाते हैं, जैसे जंजीर की कड़ियाँ आपस में मिलकर एक पूरी जंजीर बनाती है। अब ये जो एक इसका यूनिट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड, जैसे जंजीर में एक कड़ी होती है, वो किस चीज़ से बना है? न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना? तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं, राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट और शुगर मिलकर बैकबोन बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस आपस में मिलकर स्टेप्स बनाते हैं। जैसे आप लेडर के अंदर, लेडर अगर आप देखें तो लेडर किस फॉर्म की होती है? ये साइड्स पे इसकी बैकबोन जो फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बनी है, इस साइड पर भी ये इसकी बैकबोन है जो फॉस्फेट एंड शुगर से मिलकर बनी है। और ये जो दरमियान में आपको पाव रखने की जगह नजर आ रही है, स्टेप्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस, जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं। सो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है इसको एक्सप्लेन करता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या कहता है कि डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में है और डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, राइबोज एंड नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के दरमियान, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर उसके बाद आपको हेडिंग मिलेगी डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। डीएनए रेप्लिकेशन में जब आपके सेल्स डिवाइड करते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, आपकी हाइट इंक्रीज कर रही है, आप बढ़ रहे होते हैं, तो आपके सेल्स की तादाद बढ़ रही होती है। इन दैट केस जब नए सेल्स बनते हैं तो नए न्यूक्लियस भी बनेंगे। हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है और नए न्यूक्लियस, नए सेल के लिए नया डीएनए भी चाहिए होगा। सो जो फर्स्ट सेल में डीएनए मौजूद है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, आपके सारे ट्रेट्स इसमें इनकोडेड है, इसमें लिखे हुए हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, वो सब यहाँ इस डीएनए में लिखा हुआ है। ये जो आपका थ्रेड नजर आ रहा है इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। सो ये इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल तक कैसे जाएगी जो इसमें मौजूद है? सबसे पहले ये डीएनए डबल हेलिक्स अनवाइंड होगा। यहाँ पे देखिए लिपटा हुआ है स्प्रिंग की फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में, एक दूसरे के गिर्द लिपटा हुआ है। यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, एक लैडर की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सेपरेट हो जाएंगी। ये एक चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, और साथ ही नए न्यूक्लियोटाइड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। नए न्यूक्लियोटाइड्स खुद ही आना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर बाइंड करने लग जाएंगे। इन न्यूक्लियोटाइड्स को एंजाइम लेकर आएंगे और इनकी करेक्ट बाइंडिंग भी एंजाइम्स करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर एडेनिन बेस यहाँ पर मौजूद है तो उसके ऑपोजिट जो ली बेस आएगी दैट शुड बी थाइमीन। इस तरह से अगर यहाँ पर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड मौजूद है तो ये ज़रूरी है, सॉरी यहाँ पर अगर वन ही न्यूक्लियोटाइड मौजूद है तो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी कि जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा दैट शुड बी साइटोसिन, जो इसके अगेंस्ट पे ये ओपन हो चुके हैं और नए न्यूक्लियोटाइड्स आके यहाँ पे इसके अगेंस्ट बाइंड करना स्टार्ट हो जाएंगे। बाइंड करते करते ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड था इसके साथ ही नया डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे और इसके साथ अटैच यहाँ पर पेयरिंग होगी, इसके साथ पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से पेयरिंग होगी। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ, और साथ ही आपस में भी कनेक्टेड होते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक नया डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा और फाइनली आपके पास दो डबल हेलिक्सेस बन जाएंगे। एक सेल में चला जाएगा और दूसरा दूसरे डॉटर सेल में चला जाएगा। सो इस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क।
डीएनए किस तरह से काम करता है। डीएनए में अगर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, तो ये किस तरह से जाहिर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट कितनी है वो आपके डीएनए में लिखी हुई है, तो ये किस तरह से फिर एक्सप्रेस होके जाहिर होती है, किस तरह से फिर आपकी हाइट कितनी बनती है। तो सबसे पहले ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स जब मैच्योर फॉर्म में हों तो इनकी एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज बन जाती हैं। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। सो ये एक ही क्रोमोसोम है, ये इसकी एक कॉपी है, दूसरी कॉपी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम लिया है। आपके क्रोमोसोम पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक आपके फादर की तरफ से आपकी बॉडी में आता है और दूसरा आपकी मदर की तरफ से। तो यहाँ पर लेट अस सपोज एक हमने जस्ट लिया है, ये जस्ट आपके फादर का क्रोमोसोम हम कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट सपोज। अब इसकी 2 कॉपीज हैं, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, क्योंकि सेल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनका डीएनए कॉपी हो जाता है, उनकी 2 कॉपीज बन जाती है ताकि सेल रेडी हो। और नेक्स्ट जो उसकी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, एक कॉपी यहाँ से इसी क्रोमोसोम की एक कॉपी ये वाली एक डॉटर सेल में और दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल में चली जाएगी। तो ये मैच्योर फॉर्म है एक सेल की। अब इसमें डीएनए मौजूद है, क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए से ही बने हुए हैं। इस पूरे क्रोमोसोम में आप जस्ट एक छोटी सी जीन ले लें, वो जीन जब एक्सप्रेस होगी, जाहिर होगी, उसमें बहुत से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे जो उसको एक्सप्रेस करवाएंगे और एज अ रिजल्ट मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन बाय कॉपिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो मैसेंजर आरएनए बना है ये मूव करके न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अब ट्रांसलेशन होनी है। ट्रांसलेशन क्या होती है, मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को देखते हुए प्रोटीन्स का बनना, और ये प्रोटीन्स कौन बनाएंगे, राइबोसोम्स बनाएंगे। जैसे ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम्स फौरन इसके साथ अटैच हो जाएंगे और आगे मूव करते करते अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करते जाएंगे और एक प्रोटीन चेन बन जाएगी। और हमने ये पढ़ा है कि आप जितने भी फिनोटाइप्स हैं वो एक्चुअली आपके प्रोटीन्स होते हैं। आपके प्रोटीन्स ही हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपकी कंप्लेक्शन स्किन की लाइट होगी या डार्क होगी। आपके प्रोटीन्स ही होते हैं जो आपकी आईज का कलर बनाते हैं। आपकी प्रोटीन्स ही होती हैं जो आपके बालों की थिकनेस या थिननेस बनाते हैं। सो ये हो गया कि किस तरह से डीएनए काम करता है। इस सारे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। अगर सेंट्रल डोग्मा पर क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही सारा कुछ बताना है। सेंट्रल डोग्मा का क्वेश्चन आपको पेज नंबर 96 पे मिल जाएगा और पेज नंबर 97 पर ये एंड हो रहा है स्टेटिंग दैट दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट होगा कि सेंट्रल डोग्मा क्या है या किस तरह से डीएनए ऑफ क्रोमोसोम काम करता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लोकाई पे या लोकस पे। लोकस क्या है, द पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन क्या है, वो खास पोजीशन उस जीन का लोकस होगी। लोकस इज सिंगुलर एंड लोकाई इज प्लूरल। फिर जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप एक्चुअली एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन आपके जीन्स का। फॉर एग्जांपल ये एक जीन होगी, इसका कुछ कम्बिनेशन है, इसके नीचे दूसरी जीन होगी, तीसरी होगी और काफ़ी सारे जीन्स होंगी इस एक क्रोमोसोम पर। सो आपकी जीन्स किस किस्म की हैं, ये क्या है, आपका जीनोटाइप है। फॉर एग्जांपल आपकी एक जीन डोमिनेंट है और दूसरी रिसेसिव है। सो ये आपका जीनोटाइप होगी। यहाँ पर हमने प्लांट की जीन्स लिए हैं। ये एक जीन है और इसकी एक एलील कोड करती है राउंड सीड्स को पी प्लांट में और दूसरी एलील इसी ही जीन की कोड करती है रिंकल्ड सीड। सो ये इस जीन के लिहाज से इस प्लांट का जीनोटाइप है। फिर जीनोटाइप दो तरह का होता है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का होगा
जब यहाँ पर दोनों ही एलील्स सेम हो, यानी कि यहाँ पे दोनों ही कैपिटल आर हो या दोनों ही स्मॉल आर हो, तो वो क्या होगा, होमोजाइगस जीनोटाइप होगा। हेट्रोजाइगस जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एक एलील डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। सो इस तरह के जीनोटाइप को हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। फिर डोमिनेंट एलील क्या होती है? डोमिनेंट एलील वो एलील होती है जो दूसरी एलील के इफेक्ट को मास्क कर दे, छुपा दे, उसको एक्सप्रेस ना होने दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राउंड सीडेड एलील डोमिनेंट है और रिंकल सीडेड एलील रिसेसिव है। कैसे? क्योंकि अगर ये एलील आ गई इस इंडिविजुअल में तो ये फिर रिंकल सीडेड एलील को एक्सप्रेस नहीं होने देगी, और अगरचे एलील मौजूद है रिंकल सीड्स के लिए, लेकिन प्लांट जो सीड्स प्रोड्यूस करेगा वो सारे के सारे सीड्स रेड होंगे। क्यों? क्योंकि ये रेड राउंड होंगे। क्यों? क्योंकि जो राउंड एलील है ये डोमिनेंट है। रिसेसिव एलील वो एलील है जो डोमिनेंट एलील की मौजूदगी में खुद को एक्सप्रेस ना कर सके। फिर फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप एक्चुअली आपके जीनोटाइप का ही एक्सप्रेशन है, ट्रेट की फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपकी आईज अगर ब्लू हैं तो ये ब्लू आईज का होना क्या है? फिनोटाइप है। और ब्लू आईज की जो जीन्स मौजूद हैं वो क्या है? जीनोटाइप है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? मेंडल एक पादरी था, ग्रेगर मेंडल इसका पूरा नाम था, और ये ऑस्ट्रिया में पादरी था। इसने जेनेटिक्स पर काफ़ी काम किया और जो प्लांट इसने सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो था पी प्लांट, पाइसन सेटिवम। इसने पहला जो रूल निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से, दैट वाज के ट्रेड्स को डिटरमिन करते हैं एलील्स, जो कि जीन्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। मेंडल ने इनको स्पेशल कैरेक्टर्स का नाम दिया जिनको आज हम जीन्स कहते हैं। पेरेंटल जनरेशन में से ये एलील्स या ये स्पेशल कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स, इस पेरेंट से भी और इस पेरेंट से भी। दिस इज द पी प्लांट जिसके राउंड सीड्स प्रोड्यूस होते थे, और ये होमोजाइगस है। ये एक ऐसा प्लांट है होमोजाइगस जो रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करता है। सो जब इनके गैमेट्स फॉर्मेशन होगी, ये एलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। जब फर्टिलाइज हो जाएंगी अगेन ये इधर से भी और ये इधर से कंबाइन होके F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी। अब F1 तमाम की तमाम राउंड है। क्यों? क्योंकि एलील कैपिटल R डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल r। जो राउंड सीड्स की एलील है वो डोमिनेंट है ओवर द रिंकल्ड सीडेड एलील। लेकिन दोनों एलील्स यहाँ पर मौजूद है। अगर से तमाम सीड्स राउंड्स प्रोड्यूस होंगे F1 जनरेशन के, लेकिन स्टिल इस जनरेशन में एलील मौजूद है जो रिंकल्ड सीड को भी डिटरमिन करती है। अगर हम F1 चूँकि सारे के सारे सेम हैं, अपेरेंटली सारे के सारे राउंड सीडेड हैं, लेकिन अगर हम F1 का आपस में क्रॉस करवा लें तो इनकी जनरेशन में कुछ रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स भी प्रोड्यूस होंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है ये लॉ? मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस से करवाई। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? वो क्रॉस जिसमें इंडिविजुअल के दो ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी किया जाए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें एट अ टाइम जस्ट एक ट्रेड को या एक कैरेक्टरिस्टिक को सिर्फ स्टडी किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जिस तरह के क्रॉसेस पढ़े थे उसमें सिर्फ एक ही क्रॉस को स्टडी किया था, और वो क्या था? राउंड सीडेड या रिंकल्ड सीडेड। तो ये क्रॉस जिसमें जस्ट एक ट्रेड हमने स्टडी किया था वो क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अभी जैसे कि इसमें हम दो ट्रेड्स का टाइम स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस है। इसे मेंडल ने दो ट्रेड्स एट ए टाइम स्टडी किए।
फॉर एग्जाम्पल राउंड सीड के साथ सीड कलर भी, सीड शेप और सीड कलर दोनों को एट अ टाइम देखा उसने। सीड शेप वॉज राउंड होमोजाइगस और सीड कलर येलो, एक पेरेंट में, और दूसरे पेरेंट में रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर्ड सीड्स वाला प्लांट था। अच्छा, अब ये लॉ स्टेट क्या करता है, उसने फाइंड क्या किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कि ये जो अलील है कैपिटल आर, दिस वन, सेकंड वाली नहीं फर्स्ट वाली, ये इसके साथ भी सेग्रीगेट हो सकती है गैमीट फॉर्मेशन में, और ये सेकंड वाले के साथ भी जा सकती है। इसी तरह से ये स्मॉल आर इस वाई के साथ भी जा सकती है और आर वाई गैमीट में, या फिर इस सेकंड वाले वाई के साथ भी ये आर अलील जा सकती है। यहाँ पर ही चूँकि ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, F1 के क्रॉस में ज़्यादा क्लियर होगा। सो गैमीट फॉर्मेशन हो गई, हर गैमीट में एक अलील कैपिटल आर होगी और एक कैपिटल वाई। सो दैट्स वाई जस्ट एक ही हमने ड्रॉ कर लिया, चूँकि चारों गैमीट्स एक जैसे होंगे, सो हमने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक ही गैमीट ड्रॉ किया है, क्योंकि चारों इस एक के ही जैसे हैं। फिर यहाँ पर भी जितने भी गैमीट्स बनेंगे सब एक जैसे होंगे, सब में स्मॉल आर स्मॉल वाई अलील होगी। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी, यहाँ से कैपिटल आर, लेकिन यहाँ से इसके साथ जो अपोजिट अलील है दैट विल बी स्मॉल आर। यहाँ से कैपिटल वाई दिस वन, लेकिन यहाँ से रिसेसिव अलील होगी स्मॉल वाई। चूँकि डोमिनेंट अलील दोनों ही ट्रेट में मौजूद हैं, सो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे F1 जनरेशन में सब के सब राउंड सीड और येलो कलर होंगे। इनके सीड्स राउंड होंगे और इनके सीड्स का कलर येलो होगा। अब उसमें F1 का आपस में क्रॉस करवाएंगे, ये जो F1 प्रोड्यूस हुई थी इसका इसी ही के जैसे F1 के साथ क्रॉस करवाएं। जब F1 का F1 ही के साथ क्रॉस करवाए तो यहाँ पर अब चूँकि डिफरेंट तरह के एलील्स हैं, सो डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनेंगे, और यहाँ पर वाज़ेह होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि ये जो कैपिटल आर अलील है ये इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है, और ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है। इस तरह से स्मॉल आर अलील इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन जाएगी, और ये स्मॉल आर इस स्मॉल आर के साथ भी जा सकती है ये अलील। सो स्मॉल आर स्मॉल वाई ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा इस गैमेट में। सो चार डिफरेंट तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। पेरेंटल जनरेशन में आपने देखा था कि सिर्फ कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई स्टिक नहीं है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकती है। इस तरह से पेरेंटल जनरेशन में आपने देखा स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई था, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। सो ये एलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती, एक दूसरे के साथ स्टक नहीं होती, एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी स्वैप हो सकेगी। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है। सो ये चार डिफरेंट तरह के गैमेट्स बन गए दोनों पेरेंट्स में। अब पनट स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है, बाहर की तरफ हम गैमेट्स रखेंगे, एक पेरेंट के गैमेट्स और यहाँ पे दूसरे पेरेंट के गैमेट्स, और इनको फर्टिलाइज करवा देना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सो ये जो प्लांट होगा इसकी फिनोटाइप एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह होगी, दैट वाज पेरेंटल जनरेशन आपके पास था राउंड एंड येलो। सो सेम उसी की तरह की इसका फिनोटाइप होगा। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी चूँकि दोनों जीन्स में डोमिनेंट एलील मौजूद है, तो इसका भी फिनोटाइप सेम पेरेंटल डोमिनेंट की तरह होगा। अगेन यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सो इसका फिनोटाइप क्या होगा राउंड एंड येलो, एग्जैक्टली पेरेंटल जनरेशन में डोमिनेंट की तरह का फिनोटाइप होगा। अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पेरेंट की तरह का फिनोटाइप होगा।
इसका भी पेरेंट की तरह डोमिनेंट पेरेंट की तरह फिनोटाइप होगा। सो यहाँ तक कितने हो गए 1 2 3 4 5, अभी तक 5 हो गए जिनका फिनोटाइप डोमिनेंट पेरेंट की तरह है। लेकिन यहाँ पर देखें कैपिटल R मीन्स राउंड सीड होगा, लेकिन उसका कलर कौन सा होगा, कलर उसका ग्रीन होगा, नॉट येलो। सो ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गया जो पेरेंट्स की निस्बत टोटली डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। सो अगेन प्रूव हुआ कि एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट में अगर कैपिटल R के साथ कैपिटल Y था तो तमाम जनरेशन में कैपिटल R के साथ कैपिटल Y ही रहे, बल्कि उसके साथ स्मॉल y भी आ सकता है। अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गया फिनोटाइप का। इस तरह से अगेन ये पेरेंट डोमिनेंट पेरेंट की तरह होगा। सो 6 हो गए डोमिनेंट पेरेंट की तरह। अगेन राउंड एंड ग्रीन, ये अगेन डिफरेंट हो गया। फिर यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये भी राउंड एंड ग्रीन। सो यहाँ पे रेशो में देखें 3 रेशो ऐसी होंगी जो राउंड एंड ग्रीन फिनोटाइप की होंगी, जो नई कॉम्बिनेशंस हैं। फिर जो पेरेंट की तरह की कॉम्बिनेशंस होंगी राउंड एंड येलो, उस तरह के फिनोटाइप्स टोटल 9 आएंगे हमारे पास। तो यहाँ तक हमारे पास 5 हो गए थे, 5 के बाद 6 7 8 और ये 9। नए कॉम्बिनेशन में एक राउंड एंड ग्रीन हो गया और एक रिंकल्ड एंड येलो। पहले रिंकल के साथ ग्रीन था, लेकिन यहाँ पे रिंकल के साथ येलो। तो यहाँ पर देखिए ये रिंकल के साथ, यहाँ रिंकल के साथ येलो, रिंकल के साथ अगेन येलो और यहाँ पर अगेन रिंकल के साथ येलो। सो ये नेक्स्ट 3 रेशो और जस्ट 1 रेशो होगी, जस्ट एक इंडिविजुअल होगा जो रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। सो ये आपके पास रेशो आती है 9:3:1, जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की रेशो है। The next is कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस हम उस सिचुएशन में कहते हैं जिसमें 2 डिफरेंट एलील्स एक ही जीन की खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सके। कोई डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप नहीं होता, कोई एलील रिसेसिव नहीं होती। बेशक अगर डिफरेंट एलील भी मौजूद है तो वो भी खुद को एक्सप्रेस करेगी। दोनों ही एलील्स अगर से वो डिफरेंट है, वो दोनों ही खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप ए बी, इसके एक एग्जांपल है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स में ब्लड ग्रुप की जीन की जगह पर 2 एलील्स मौजूद होती हैं और दोनों डिफरेंट होती हैं, यानी हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होता है उनका। एक एलील फॉर ए ब्लड ग्रुप और दूसरी एलील फॉर ब्लड ग्रुप बी, और ये दोनों ही एलील्स इक्वली एक्सप्रेस होती हैं। दैट्स व्हाई उन इंडिविजुअल्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी दोनों होता है। फिर उसके बाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो सिचुएशन होती है जिसमें हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स के केस में दोनों ही एलील्स मिलकर एक मिक्सचर बना लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लावर कलर लेंगे, इसकी एग्जाम्पल आपको मिलेगी 4 o'clock प्लांट में। उसका फ्लावर कलर 2 तरह का होता है, रेड या फिर वाइट। रेड इन दैट केस होगा जब दोनों ही एलील्स रेड होंगी, कैपिटल R, और वाइट तब होगा जब दोनों ही एलील्स स्मॉल r होंगी। लेकिन अगर एक एलील कैपिटल R और दूसरी एलील स्मॉल r है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन दैट केस रेड और वाइट दोनों एलील्स इस तरह से एक्सप्रेस होंगे कि एक मिक्सचर बन जाएगा और फ्लावर का कलर पिंक होगा, ना रेड होगा ना वाइट होगा, बल्कि पिंक कलर का फ्लावर प्रोड्यूस होगा। उसके बाद है वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन। वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशन का मतलब है
जीन के सीक्वेंस में कोई भी चेंज आ जाना, आपके फिनोटाइप्स में कोई डिफरेंस आ जाना। फॉर एग्जांपल वेरिएशन की एग्जांपल अगर आप ले लें तो कुछ लोगों की आईज का कलर ग्रे होगा, कुछ लोगों की आईज का कलर ब्राउन होगा, कुछ लोगों की आईज का कलर ब्लू होगा, कुछ का ग्रीन होगा, कुछ का रेडिश कलर होगा। तो ये सब क्या है, ये वेरिएशंस हैं। इसी तरह से जो वेरिएशंस आती है पॉपुलेशन में तभी एवोल्यूशन होती है। अब एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन हम चेंजेस तो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज, लेकिन पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाना और काफ़ी जनरेशन के बाद चेंज आ जाना, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। फिर इसी ही टॉपिक में आपको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन मिलेगी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स आज मौजूद हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वो डे 1 से अपनी एक्चुअल फॉर्म में बनाए गए थे। फिर एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है? एवोल्यूशन के मैकेनिज्म में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एवोल्यूशनरी फिटनेस। जो इंडिविजुअल ज़्यादा फिट होगा, जो इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, उसके फर्दर जिंदा रहने और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के चांसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रैट्स की पॉपुलेशन को ले लें तो इन दैट केस आपको 3 तरह के माउस मिलेंगे, 3 डिफरेंट कलर्स में, एक वाइट कलर, एक ग्रे कलर और एक ब्लैक कलर। अब एक ही जो ग्रे कलर माउस है उसने काफ़ी सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए, उसमें कुछ वाइट थे, कुछ ग्रे थे और कुछ ब्लैक थे। अब कैट क्या करती है? कैट सबसे पहले वाइट कलर माउस को खाती है, सो उनको ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट जनरेशन में, अब फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे वाइट कलर माउस ख़त्म हो गए और कौन से रह गए? ग्रे कलर माउस। अब उसके बाद कैट क्या करेगी? चूँकि वाइट कलर माउस ख़त्म हो चुके हैं, अब कैट ग्रे कलर माउस को अटैक करेगी, उनको खाना शुरू कर देगी और फिर जब वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो सारी की सारी पॉपुलेशन कौन सी रह जाएगी? सारी की सारी पॉपुलेशन फिर ब्लैक कलर माउस की रह जाएगी। सो इस तरह से मैकेनिज्म चलता है एवोल्यूशन का कि जो ज़्यादा फिट है वो सर्वाइव करेगा और अपने ऑफस्प्रिंग्स फर्दर प्रोड्यूस करेगा। इस केस में वाइट कलर माउस ख़त्म हो गए, ग्रे कलर माउस ख़त्म हो गए, जो सर्वाइव किए पॉपुलेशन में वो सिर्फ ब्लैक कलर माउस रह गए। उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन सबसे पहले अबू रेहान बैरूनी ने ये टर्म एक्सप्रेस की थी 11वीं सदी में। इसमें होता क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स को, जो पेट्स होते हैं, जो घरों में एनिमल्स पाले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गॉड्स, काउ, हैन, इनमें जिन के पसंदीदा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गॉड है वो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और दूसरी गॉड है जो कि गोश्त की पैदावार ज़्यादा देती है। सो लोगों ने क्या किया कि इन दोनों की नस्लों को आपस में क्रॉस करवाया और जो नई जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो दूध भी ज़्यादा देती थी और गोश्त की पैदावार भी ज़्यादा देती थी। तो इस तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आपके पास एनिमल्स अगर हों तो एनिमल्स को हम ब्रीड्स कहते हैं, और अगर प्लांट्स हैं आपके पास तो उनको वैराइटीज या कल्टीवर्स कहते हैं। ब्रीड्स में यानी एनिमल्स के केसेस में आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, शीप, गोट, काउ, हैन एक्सेट्रा। और प्लांट्स के केस में यानी कल्टीवर्स या वैराइटीज के केस में आपके पास वाइल्ड मस्टर्ड से सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट वाइल्ड मस्टर्ड की आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवा के बहुत से दूसरे प्लांट प्रोड्यूस किए गए, जिसमें आपके पास फूल गोभी है, फूल गोभी की तरह का ही ब्रोकोली एक और पौधा है, फिर बंद गोभी, केल, ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से प्रोड्यूस करवाए हैं।
यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 15। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, उसकी एक समरी देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।